नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए 25 ऐसे सवाल जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप इन सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कहाँ आप गलती करते हैं, आपके सवाल सॉल्व करने का तरीका मेरे तरीके से कैसे अलग है, क्यों आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैसे आपको सवाल जल्दी करने हैं, कैसे आपको ऑप्शन से सोचना है, ये सारी चीज़ें आपको इन 25 सवालों के ज़रिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचिए फिर क्या करेंगे। तो ये आखिरी चांस मान करके पढ़िए कि मुझे हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए। खुद के अपने सबकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपने साथ पूरे परिवार के भी सपने पूरे करने हैं। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। ये सवाल ये कह रहा था कि जब किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 20 डिग्री कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात 1:2:3 हो जाता है। यही कह रहा था। तो रेडियन में कमी के बाद सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। रेडियन में कमी के बाद, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने सारे कोणों को 20-20 डिग्री कम कर दिया, तीन कोण थे मेरे पास, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और जिनका सम होता है 180 डिग्री। मैंने इसमें से 20 डिग्री कम किया, मैंने इसमें से 20 डिग्री कम किया, इसमें से 20 डिग्री कम किया। तो अब जो नए एबीसी आएंगे, वो 60 कम हो जाएगा, यानी 120 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि सब में से 20-20 कम हो चुका है। मानते हो? पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पहला ही टॉपिक मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया। अब बच्चों को लग रहा है यार पहला ही टॉपिक ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया, अलजेब्रा पढ़ा देते। मैं अलजेब्रा पढ़ाता, सबको समझ आता, बड़ा मजा आता, लेकिन फिर वो अलजेब्रा ही आपका होके रह जाता, ज्योमेट्री आपकी हो नहीं पाती, जो स्टार्टिंग में आपके अंदर भी सीखने की क्रेज होता है, हमें भी होता है। भाई ये शुभम को कौन ब्लॉक की धमकी दे रहा, आपने दी है? भाई वो टीम नहीं कर रही। जब आप ज्यादा कॉपी पेस्ट डायलॉग करोगे ना तो वो ऐप अपने आप रिकमेंड करेगा आपको, अपने आप ऐप रिकमेंड करता है वो। एक लॉजिटेक का स्लाइड चेंजर चाहिए था, समझ गए थे ना? चलो भाई, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको यहां पे एक छोटी सी चीज कि एक ये अनुपात 2 अनुपात 3 है। देखो ज्योमेट्री एक सबसे मुश्किल टॉपिक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप उसका 50% भी समझ रहे हो एक क्लास में तो बड़ी बात है। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोचो महीना भर लगेगा ज्योमेट्री चलने में, महीना 1.5 महीना चलेगी ज्योमेट्री। इसीलिए क्या किया है हमने कि आपको साइड में प्रॉफिट लॉस अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट लॉस भी देखना चालू कर देंगे, तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मेरे को ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, सब चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। अब ये 1 2 3 मतलब 6 हो गई टोटल वैल्यू, और 6 की वैल्यू 120 है, तो 6 दूनी 12, 20 डिग्री आ जाएगा। एक की वैल्यू 20 डिग्री। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर एक की वैल्यू 20 डिग्री है, इन्होंने सबसे बड़ा कौन पूछा है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 20 दिया 60 डिग्री। इन्होंने ये भी कहा है कि कमी के बाद बताओ सबसे बड़ा कौन कौन सा होगा, तो यही है। तो आपको याद है मैंने कुछ बताया था आपको, मैंने कहा था कि जी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ये बात हुई थी हमारी। यानी अगर आपको 1 डिग्री को चेंज करना है तो वो पाई बटे 180 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहता हूं तो पाई बटे 180 से गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा पाई/3। यही आंसर है, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। और ये सवाल इस बार के या पिछली बार की प्री में आया था। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था क्रैक बच्चों? कितने प्यार से तो बताता हूं यार, मैंने कहा कितने प्यार से मैंने लिखा, मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, कहा। फिर मैंने कहा मैंने सबको 20-20 डिग्री कम कर दिया, आपने कहा 60 कम कर दिया, तो ये 120 रह गया। अब अनुपात 1:2:3 है, 3 और 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 120 डिग्री है। एक की कितनी होगी? 20। एक की 20 है तो 20 दिया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को मैंने क्या किया, रेडियन में चेंज कर दिया। इसी बात पे मैं चाय की एक चुस्की मार दूंगा। देखो भाई, अब यहां पे आपने देख ली कि एक इक्वेशन लिखी हुई है, और एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल तो बहुत ज्यादा है। लिखा हुआ है कि सी ए बी यानी कि कैप माइनस एंगल ए बी सी बराबर 40 डिग्री, बराबर 40 डिग्री। सी ए बी माइनस एंगल ए बी सी बराबर 40 डिग्री। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, लिखा हुआ है। मैंने कहा कि भैया अब एक चीज यहां पे समझनी होगी कि मैंने अपनी मर्जी से
कहा कि एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, तो मैंने कहा मैं इसको 10 मान लेता हूं। आप देखना ध्यान से, आपने कहा अगर आपने इसको 10 मान लिया तो यहां से सी ए बी 50 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? एबीसी को 10 माना मैंने, एबीसी को 10, तो सी ए बी कितना आ गया? 50 आ गया, 50 आ गया, सी ए बी 50 आ गया। उनको रोशनी पसंद थी, मैंने खुद को जला दिया, फिर भी उन्होंने मेरी राख तक उठाकर ले गए, राख तक उठा के ले गए। उनको पता है ना कि तुम बहुत जहरीले हो, और जब उनके बच्चे होंगे तो उनकी नजर भी तो उतारनी होगी। बच्चे बाहर घूमेंगे तो क्या होगा, या उनके पति बाहर घूमेंगे तो क्या होगा, नजर लगेगी तो वो क्या करेंगे, उस राख को रख देंगे जेब में, ताकि नजर कोई असर ही ना कर पाए। उनको पता है तुम्हारे जहरीले स्वभाव के बारे में। ये 50 आ गया। अब देखना एक चीज और, इन्होंने AC बराबर CD दिया हुआ है, AC और CD को बराबर दिया हुआ है। एक बात बताओ, अगर AC और CD बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, AC और CD बिल्कुल होंगे। आपने कहा ये 50 है और ये 10 है, तो ये 120 आ जाएगा। पहले तो 120 आ जाएगा। अगर ये 120 है तो अब ये कितने कितने के बच गए, तो आप कहेंगे 30 का बच गया, और ये भी 30 का बच गया। अब अगर ये 30 है और ये 50, तो ये कितना आ गया? 20। आप इसका सम करके देख लीजिए तो भी 30 आ रहा है, यानी ये 20 सही है। यही पूछा था, यही पूछा था। पहली बार SSC या गणित के इतिहास में ट्राइंगल के सवालों में किसी एंगल को जीरो करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सबको पता है किसे जाता है। मैंने ये कहा कि जब रखना ही है कुछ, जब रखना ही है कुछ, तो क्यों ना जीरो रख दें। देखिए, जिन बच्चों को वैल्यू पुटिंग नहीं आ रही है, जो चाहते हैं कि सवाल और आसान बने वैल्यू पुटिंग से, तो मैं एक और वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं। इसी सवाल में मैंने क्या किया, जीरो मान लिया इसको, जीरो। आप इसको भी जीरो मान सकते हैं, नेगेटिव आ जाता कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको जीरो मान लिया। अगर ये जीरो माना है तो ये 40 होगा। आपने कहा जी ये 40 आ गया। मैंने कहा जी ये तो जीरो है, तो आपने कहा हाँ जी जीरो है। तो मैंने कहा ऊपर वाला कितना होगा, तो आपने कहा ऊपर वाला आ जाएगा 140। 140 का मतलब ये 20-20 के होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, 20-20 के होंगे। अगर ये 20 और पूरा 40, तो ये कितना होगा? 20। यही उत्तर है इस सवाल का। आप कुछ भी मान लो, ये फायदा है मानने का कि अल्फा बीटा गामा ना माने, आप कुछ भी मान लो, 10 की जगह 15 20 जीरो माइनस कुछ भी रख लो, तो भी सवाल का उत्तर यही आएगा। कहो तो माइनस रख के दिखा दो, लेकिन क्यों, आगे और भी तो सवाल है, वहां रख लेंगे। अरे लोग किसी कदमों में जिंदगी रख देते हैं, हमने तो फिर भी जीरो रखा है दोस्त, ये तो कुछ भी नहीं है। लोग तो कदमों में जिंदगी रख देते हैं यार किसी की। कैन यू बिलीव दिस थिंग? यस। एक वृत्त को एक चतुर्भुज ABCD में अंकित किया गया। पहले वृत्त बना लो ऐसे केसेस में, और जो एंगल 90 है उसे बना लो, फिर बाकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती, फिर टेंशन नहीं रहती कुछ चीज को भी बनाने में। ठीक है, कौन सा एंगल 90 है? B, तो B को 90 ले लेते हैं, ये रहा 90, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है भाई। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये वाली बात पता है, बीच में भी कई बार आई है, जब ट्राइंगल पढ़ा रहा था तब भी आई थी, तब मैंने बताया था कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल पे टेंजेंट खींची जाती है तो वो बराबर होती है कि नहीं? एक सर्किल पे अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाए तो वो बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। इन्होंने कहा AD 24 है, हमने शांति से AD को 24 लिख लिया। इन्होंने कहा AB 27 है, हमने उसको भी शांति से 27 लिख लिया। फिर तकलीफ कहाँ है? DR इन्होंने दे रखा है हमें कि DR, और इन्होंने ये बात भी दे रखी है कि AB को P पर टच करता है, P पे, BC को Q पर करता है, इसको R पे करता है, इसको S पे करता है। ठीक है, तो क्या दे रखा है सवाल में कि DR 6 है। देखो ये DR और 6 अंतर, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये DR 6 है तो DS कितना होगा? ये भी 6 होगा। बोलो होगा या नहीं? ये भी 6 होगा, ये 6 तो ये भी 6, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट से किसी वृत्त पे दो टेंजेंट की चीजें बराबर होती हैं। तभी एक लड़का बोला कि अगर पूरा 24 है यहाँ से यहाँ तक, और आप कह रहे हो कि ये 6 है, तो ये 18 होगा, 18 होगा। ये मानते हैं कि नहीं? और अगर ये 18 है तो AP कितना होगा? AP
AP, तो आप कहेंगे AP 18 होगा। बोलो होगा या नहीं? AP 18 होगा। अब अगर AP 18 है तो ये कितना होगा बचा हुआ? आपने कहा पूरा 27 है, ये 9 होगा। आपको मालूम है ये भी 9 होगा। अच्छा, आपको ये पता है अगर इसका सेंटर O मान लूँ तो टेंजेंट से मिलाऊंगा ये भी 90, ये ऑलरेडी 90, ये मिलाऊंगा तो ये भी 90। अगर 3 90 आ चुके हैं तो चौथा भी 90। और आपको पता है आजू और बाजू, आजू और बाजू की भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण 90 हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। OPBQ क्या बन जाएगा? स्क्वायर। क्यों बन जाएगा स्क्वायर? दिमाग लगाना पड़ेगा। चारों कोण 90 और आजू बाजू वाली भुजाएं बराबर, तो स्क्वायर बनने पे ये भी 9, ये भी 9, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 9। हमसे क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर पूछ रहा है। परिधि 2 पाई r होती है। अगर मैं r को 9 रख दूं तो उत्तर कितना आ जाएगा? 18 पाई। चलो, सबका सही था, हमने 18 पाई को गलत इसलिए बताया। ये वाला ऐसे नहीं चलता क्या? क्यों बताया? क्योंकि हमें गलत बता देते हैं तो फिर बाकी लड़के तुरंत से बदल के क्या बोलते हैं? 20 पाई, 15 पाई, 12 पाई। उनको लगता है इनका तो गलत हो गया। लेकिन जो लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं वो अड़े रहते हैं कि जी 18 पाई सही उत्तर है, आप कैसे कह रहे हो गलत है? ये सवाल समझ आया? ये सवाल बहुत बार आ चुका है, 2012 से ऑलमोस्ट आ रहा है ये सवाल। एक और प्यारा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। x प्लस वाई 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की क्यूब x प्लस 1, y की क्यूब y प्लस 1। अब जैसे इसी को देख लीजिए कि कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता। आज से पहले ये सवाल जब मैंने ये तरीका नहीं बताया था बहुत मुश्किल हुआ करते थे, नानी याद आ जाया करती थी बच्चों को इन सवालों को करने में, बट अब नहीं आती क्योंकि अब हम हैं, भाई जिंदा है। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, बार बार लिखूंगा नहीं बस बोलूंगा। तो आपने देखा कि अगर हम y को 0 ले लेते हैं तो x का मान 3 आ रहा है। y को अगर हम 0 ले लेते हैं तो x का मान 3 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा x की क्यूब क्या होगी? तो x की क्यूब यानी 3 तिया 9 तिया 27, ब्रैकेट में x प्लस 1, 3 प्लस 1 4। जैसे y 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, y 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, y 0 है तो ये खत्म हो जाएगा। कितना कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा उसके साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा, उसकी कहीं और शादी हो जाएगी। क्या करेंगे हम, कैसे जिएंगे उसके बिना? ऐसा सब हम सोचते हैं, लेकिन आदत की बात है, कोई किसी के बिना नहीं मरता। सब आदत का खेल है, पड़ जाती है उसकी उसके साथ रहने की, हमारी उसके बिना रहने की। नहीं भी पड़ी तो डाल, जीना तो है ही, हर हाल में जीना है। हम भी तो हमारे लिए कुछ हैं। गलत कह रहा हूं क्या? देखिए 27 चौका 108 माइनस 2 दूनी 4 चौक 16, कितना आ जाएगा? ये 2 दूनी 4 है ना, क्यूब तो नहीं है ना। 4 चौक 16 और 27 दूनी 54 दूनी 108। ये उत्तर गलत कैसे आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है सवाल के अंदर? हमने x को 3 कहा, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, 27 3 प्लस 1 4 हो गया, प्लस y की क्यूब, y को हमने 0 लिया, y 0 लिया हमने, ये 0, माइनस 2 का स्क्वायर है 4। गलत कैसे आ रहा है उत्तर? कुछ गड़बड़ हमने किए है या उत्तर ही गलत है? कोई बताएगा? 92 आ रहा है बच्चों का। अच्छा 92 ऑप्शन में है, क्या दिक्कत है? 92 तो ऑप्शन में है और यही उत्तर है डी। तकलीफ है ही नहीं कोई। मोहम्मद सादिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सादिक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थप्पड़ मार के गाल टेढ़ा करने का एक्सपर्ट कहते हैं मुझे। देखो भाई, इस सवाल में एक बात तो तय है कि दो बातें निकालनी है। अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूँ, स्टार्टिंग की पहली क्लास में ये बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस, ये बताया था। तो वो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि x प्लस 3/x जो दिया हुआ है सवाल में, x माइनस 3/, अब x माइनस 3/x तो 4 दिया हुआ है, ये निकालना है। तो x प्लस 3/x क्या होगा? देखिए x प्लस 3/x बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x माइनस 3/x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 6। 2ab का मतलब क्या होगा? 6 हो जाए। तो ये कितना दिया है सवाल के अंदर? 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 22। प्लस वाला पूछ रहा है ना, माइनस वाला दिया है तो प्लस वाले के लिए तो प्लस करेंगे भाई।
4ab था, सॉरी माफी चाहता हूँ, 4ab था। 4ab का मतलब 12 ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे तो 28, 28 का मतलब 2√7, 2√7 यहाँ चिपका देते हैं। उत्तर कितना आ जाएगा? 8√7। ऑप्शन में है भाग के। बोलो 4ab बताया था ना। देखो भाई एक्स की क्यूब प्लस 2x² माइनस ax माइनस b से x² माइनस 1 पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब क्या है? इसके दो फैक्टर हैं, x+1 और x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझना कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि a प्लस बी सब में अलग अलग है, तो मैं a प्लस बी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाला फैक्टर चेक किया है इसमें कि x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो x 1 होगा। आप ध्यान से देखो, तो 1 + 2 माइनस a माइनस बी बराबर 0। यहां से पता लग गया कि a प्लस बी 3 है। अब a प्लस बी 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मैं आगे नहीं गया। a प्लस बी बराबर 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मैं आगे नहीं गया। एसी बंद कर लेते हैं, बहुत ठंड हो रही है। ये सवाल देख लो, यहाँ पे डायरेक्ट बिंदु ही दिया है। एक सवाल ऐसा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए अब बिंदु टी की बात कर रहा है, टी बीच में 3,0, तो एस कितना होगा? अब देखो कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो, या तो 3 को पकड़ लो या 0 को। मैंने 0 पकड़ लिया। 0 बराबर m से गुणा करूंगा, y है तो 4m माइनस 2n बटे m प्लस n। तो यहां से m/n कितना आ जाएगा? 1/2। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। जब कभी ऐसा सवाल आता है जैसे 1056 है, तो सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है। 1056 का मतलब हो गया 1045 प्लस 11। 1045 प्लस 11 का मतलब है 1045 यानी 1 + 10 11 बटे 1 माइनस 1045 इंटू 10 11। अब हम चाहें तो 10 को चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में। साइन 11 बटे कॉस 11, ये हमेशा याद रखना है। और 1 माइनस साइन 11 बटे कॉस 11। तो ऊपर कितना आ गया? क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो? पलट कैसे गई स्लाइड? अच्छा लाइट बिल्कुल चली गई अब मुझे लगता है। कॉस 11 प्लस साइन 11 बटे कॉस 11 माइनस साइन 11, ये उत्तर आ जाएगा। कॉस 11 प्लस साइन 11 भी आ जाएगा। आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, मैं आपको याद भी करा देता हूँ। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 10 45 प्लस थीटा। और करके लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 10 45 माइनस थीटा। बस इतनी सी बात याद रख सकते हैं। अब आप देखो कि अगर आप π/7 और 3π/28 को जोड़ते हो, तो कैसे जोड़ लिया करो, इसको भी 28 बना लिया 4 तो आपको पता है ऊपर 7π आ गया और नीचे 28, यानी ये π/4 ही आ गया, यानी 45 ही आ गया। और मैंने क्या बताया था कि अगर a प्लस बी 45 है तो 1 + 10 है, 1 + 10 भी क्या होगा? 2। डायरेक्ट 2 लगा दिया। ताकि एक ब्रजवासी बता रहा है, प्रीति चौधरी बता रही है, सब बता रहे हैं। आज हम मोटे सवाल करके जाएंगे ज्यादा। देखो भाई अब आपसे पूछ क्या रहा है सवाल, ये कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। तो ऐसे सवाल जब कभी आते हैं थोड़ा तो मुश्किल तो होता ही है करना, बट फिर भी हम क्या करते हैं, हम ऐसे ना मान लेते हैं कि जैसे ये एक पार्ट ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी। मैंने 4 पार्ट थे, चारों का नाम अलग अलग मान लिया ABCD। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा पूछ क्या रहा है हमसे भाई, तो आप कहेंगे जी C+D पूछ रहा है। मैं कहूँगा मैं निकाल क्या सकता हूँ, तो आप कहेंगे जैसे ट्राइंगल है हमारे पास, तो ट्राइंगल हमारा A+D है, आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वार्टर है, क्वार्टर। क्वार्टर क्या है?
ए प्लस बी, ठीक है, क्वार्टर है। अच्छा ये हमारा सेमी है, ये भी क्वार्टर है, नहीं क्वार्टर कैसे बन जाएगा, तो सेमी है, इसको सेंटर मान के ये सेमी बना दिया इन्होंने। ये क्वार्टर नहीं है, समझ जाना क्यों नहीं है क्वार्टर, क्योंकि ये 8 और ये 6 है, तो ये सेंटर मान के सेमी बनाया है। सेमी कौन सा है, बी प्लस सी, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है सी प्लस डी, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, यानी कि डेल प्लस सेमी को जोड़ूं और उसमें से क्वार्टर घटा दूं, तो बात बन जाएगी। ए और बी कट जाएंगे, सी और डी बचेगा। अब आपको पता है कि अगर ये 6 और ये 8 तो ये 10 होगा, ए सी 10 होगी, 10, यानी इसकी रेडियस 5 होगी, 5। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ 8 गुणा 6 प्लस सेमी क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई यानी 36 माइनस क्वार्टर क्या होगा, सेमी था ना, तो सेमी कैसे, सेमी की रेडियस तो 5 है ना, 55 25 माइनस क्वार्टर 1/4 इंटू पाई और 36। तो आप देखेंगे 2 से 24 आ गया ये, और 25 में से 36 जाएंगे -11 बटा 2 भी तो आएगा, ये 50/4 है, वो 36, 14/4, 14/4 बोले तो 7/2 पाई। क्या यही आ रहा है आप सबका उत्तर पे, 24 माइनस देखना यही आ रहा है, मेरा बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। वैल्यू भी रख देते हैं इसकी, मैं तो कहता हूँ 22/7 रख देते हैं पाई की वैल्यू, 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, 13 आ रहा है। वैसे 13 आ रहा था किसी का भी 13 आ रहा है भाई। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आप समझो, ये 8 है, ये 6, तो ये 10 हो गई, और ये इन्होंने ये सेंटर मान के एक सेमी बनाया है, और ये क्वार्टर है 6 की रेडियस का। तो मैंने इन सब के नाम मान लिए ए बी सी डी। अब मुझे पता है ए प्लस डी क्या है, ट्राइंगल है, मुझे पता है क्वार्टर क्या है, ए प्लस बी, और सेमी क्या है, बी प्लस सी, और मुझे निकालना था शेडेड रीजन यानी सी प्लस डी। तो मैंने कहा अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ सी प्लस डी और क्वार्टर घटा देता हूँ तो बात बन जाएगी। अब ट्राइंगल का एरिया हाफ 8 गुणा 6, हाफ इंटू सेमी का 5 रेडियस होगी 25 पाई, माइनस 1/4 पाई 6 6 36, तो ये 2 से गुणा किया तो 50/4 माइनस 36/4 14/4 यानी 7/2 और 22/7, 7 से 7 कट गया, 13 उत्तर आ गया। कई बच्चे कह रहे हैं 35, अच्छा प्लस होगा, पहली बात तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई ना, प्लस होगा तो 35 उत्तर आ जाएगा। 35 इज द करेक्ट आंसर, कैसे भी निकालेंगे 35 आ जाएगा। ये सवाल देखेंगे, घन का आयतन पूछ रहा है, विकर्ण दे रखा, जल्दी से उत्तर बताएंगे फटाफट। एक घन का आयतन ज्ञात करें मीटर क्यूब में जिसका विकर्ण इतना है। विकर्ण बोले तो a√3, a√3 बराबर कितना है 2.5, यही है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, 2.5 अगर इसका विकर्ण है और हमें वॉल्यूम ए की क्यूब पूछ रहा है, मैंने दोनों तरफ क्यूब से गुणा कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 5/2 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ जी लिख सकते हो, और 3a बराबर आ गया, √3 से गुणा किया तो 5√3/2। अब मैंने इसकी क्यूब कर दी, क्यूब करूँगा मित्र तो कितना होगा 27 a की क्यूब बराबर 125 गुणा 3√3/8, 3 नीम 27, 9 इधर जाएगा तो 72, a की क्यूब कितना आ गया 125 √3/72 आ रहा है ऑप्शन में, हाँ जी ए। ये देखना भाई, ये कह रहा है कि इतने इतने विमाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन डाले जाते हैं, इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात करो। तो जब कभी ऐसा सवाल है ना, तो रेशियो निकाल दो, रेशियो निकाल लो वॉल्यूम का, पहले वाले का और दूसरे वाले का। तो पहले वाले का क्या है भाई 36 गुणा 18 गुणा 12, ठीक है। दूसरे वाले का 6 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि अगर पहले वाले का वॉल्यूम 20 है और हमें एक एक के बनाने हैं तो 20 बनेंगे। यहाँ कंधे में दर्द हो रहा है, कब निकल जाए हार्ट अटैक से, तुम्हें अपनी पड़ी है। 6 6 थे 18, 6 36, 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 × 18 दूनी 36, 36 रेशियो 1 हो गया। अब 36 रेशियो 1 का मतलब ये कि 36 में से एक एक के 36 बनेंगे। ये कह रहा है 10 मीटर व्यास वाला एक कुआं 12 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और निकाली गई मिट्टी को उसके समान रूप से फैलाकर 6 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार मार्ग बनाया जाता है। ऐसा समझो ये कुआं था, मैं दिखाता हूँ, ये कुआं था
और अब आप क्या कर रहे हो कुआं पे भाई, ये इस तरीके से ऐसे ये बना रहे हो, ठीक है। कैसा बना रहे हो, ये जो बन रहा है ना, ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है, ये एक होलो सिलेंडर है भाई, दिख नहीं रहा, ये एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। ऊपर से कैसा दिखेगा ये, ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जो आपने अब मिट्टी, वो सर लास्ट क्लास चल रहा है फाउंडेशन बैच, एक कम से कम बात कर लो सर, गाइडलाइंस दे दो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट क्लास क्यों समझ रहे हो, तुम्हें कुछ और पढ़ना है, कुछ और चीज़ें चाहिए तो बताओ, ऐसे लास्ट मत सोचो पगले, लास्ट कुछ नहीं है, हम कोई अभी निपटे थोड़ी जा रहे हैं, अभी लंबा जिएंगे बेटा। देखो भाई, तो मैं ये कह रहा था, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम होलो सिलेंडर का दोनों बराबर होने चाहिए आपस में, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि 10 मीटर व्यास वाला कुआं था, तो पाई और 10 मीटर व्यास यानी 25 इंटू 12 मीटर गहराई थी, ये तो इसका वॉल्यूम आ गया कुएं का, ठीक है। अब इसका क्या होगा, पाई, रेडियस क्या है इन्होंने दिया है, कुछ नहीं, 6 मीटर चौड़ा है, तो आप बताओ ये कितनी थी रेडियस, ये 5 थी भाई, 5 थी, 6 मीटर चौड़ा है, तो अंदर वाली कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ये 5 थी, ये कितनी हो जाएगी, 11, क्योंकि 6 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। तो पाई 11 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई h पूछिए, इस बांध की ऊंचाई पूछिए, ठीक है जी। आपने कहा जी पाई से पाई कट गया, 25 गुणा 12 300 बराबर 11 और 5 16, 11 में से 5 गए 6h, 6 से ये 5 बार कट जाएगा 50, h आ गई जी 50/16, 50/16 का मतलब 16 3 48, 3 से ही 1/8 ऑप्शन में है जी। आ रहा था किसी का ए, तो आप देखेंगे एक छोटा सा सवाल आपके सामने है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, मनुष्य के स्थिर जल की दर और धारा की दर ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो मैंने कहा कि धारा के प्रतिकूल गति का मतलब v दे रखी है हमें, v, और कितनी है प्रतिकूल, 7 है, यानी x माइनस वाई। जब u की बात आ रही है तब कितनी है, 10 x प्लस वाई, ठीक है। मनुष्य के स्थिर जल की दर और धारा की दर ज्ञात कीजिए, क्या होगी, ठीक है। तो मैं बस एक छोटी सी बात कह सकता हूं यहाँ पे, एक छोटी सी बात, कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 2x, अभी मैंने सीखा था, बराबर 17। तो कई बच्चे अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि जब हमसे x पूछ रहे हैं तो एक बार हम 10 + 7/2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 8.5, 10 - 7/2 बराबर 1.5, और यही उत्तर है, 8.5 और 1.5। इतना सिंपल सवाल, इतना सरल सवाल कोई भी बच्चा कर सकता था, कोरिया का हो चाहे किसी का भी हो। आप ये सवाल देखो, ए और बी एक काम को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 4 दिन तक काम मिलकर के, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में पूरा हो गया। सी अकेले उसी काम का 50% कितने दिन में करेगा, उत्तर आ रहा है सबका 18। बहुत ही सुंदर और अल्टीमेट है, आप मान गया भाई मैं। देखो, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, वहीं बी उसी काम को 18 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ गया, 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, ठीक है। ठीक है, उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 4 दिन मिलकर काम करेंगे, ए और बी 4 दिन मिलकर काम करेंगे, 4 दिन, एक 3 कर रहा है, एक 2 कर रहा है, कितना हो गया, 5, 20 काम हो गया। अब बी की जगह सी आ चुका है, ए और सी, और इनको कितना काम करना है, ए और सी को, बचा हुआ काम कितना है, 16। कितने दिनों में करना है, 4 दिन में करना है,
यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक दिन में इन दोनों को 4 काम करना। मानते हो कि नहीं? एक दिन में इन दोनों को 4 काम करना है। अगर इन दोनों को 4 काम करना है एक दिन में, और एक दिन में ए तो भैया 3 करेगा, ए सिर्फ 3 करेगा, तो फिर सी बचा हुआ 1 करेगा। मानते हो कि नहीं? सी 1 करेगा, और अगर सी 1 कर रहा है तो सी 50% काम कितना हो गया? 50% ऑफ 36, 18 हो गया, आधा। इस आधे काम को सी कितने दिनों में कर लेगा? 18/18 दिनों में। तो ऐसे सवाल पेपर में आए हैं। मैं अभी आपको ऐसे भी सवाल पूछता हूं जो मेंस में पूछे गए, हर जगह पूछे गए, ताकि आप कर पाए। क्या ये सवाल मुश्किल था? अब सिर्फ रिवीजन चल रहा है। अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है तो आपने ध्यान से नहीं पढ़ा टाइम एंड वर्क जब मैं पढ़ा रहा था। तो ए और बी एक काम को 12 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते थे। मैंने टोटल काम को 36 मान लिया। ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है। ए और बी ने 4 दिन तक किया, दोनों मिलके एक दिन में 5 करते हैं। 4 पंजे 20 काम हो गया। 20 हो गया तो 36 में बचा कितना? 16। वो ए और सी ने 4 दिन में पूरा किया, यानी एक दिन में ए और सी 4 करते हैं। हम जानते हैं ए एक दिन में 3 करता है, तो फिर बचा हुआ एक सी करता है एक दिन में। हमें आधा काम कराना है 50%, यानी 18। एक के हिसाब से 18 दिन में पूरा कर लेगा। सर आपकी तरह फास्ट नहीं कर पाता बलराम, थोड़ा टाइम लगेगा, कर पाओगे। सर मेरे सिर्फ 58 नंबर आए आज सीजीएल प्री में, बहुत बुरा लगा, लेकिन जिंदगी का नाम ही गिर कर उठना है। मैं तो टॉप 100 में आऊंगा सीजीएल 2023 में, मेरा वादा है आपसे। यही हिम्मत और जज्बा अगर आपने रखा तो आप जरूर आओगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपको। एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहले आप पाइप का मतलब समझिए। पाइप ऐसा होता है, ये ऐसा, यही पाइप होता है, आपके घर में भी होगा। पाइप का मतलब होता है सिलेंडर, और सिलेंडर का मतलब होता है उसमें जो पानी जाएगा वो πr² h जाएगा। यानी r रेडियस पे डिपेंड करेगा और h स्पीड, कि कितने सेकंड में कितनी जगह में पानी है, ये सब जानते होंगे। ये बात हर सवाल में दे रखी होगी कि पाइप में बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। नहीं दे रखी तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि पाइप सिलेंड्रिकल है, πr² h उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं ABC, जिनकी रेडियस 1 2 3 है। तो वो पानी कितना भेजेंगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, इतना पानी भेजेंगे। जो सबसे पतला पाइप है, यानी जिसकी रेडियस सबसे कम है, वो टैंक को 42 मिनट में भर देता है। आप बताओ, सबसे पतला पाइप, ध्यान से समझना, जो सबसे पतला पाइप है वो एक पानी भरता है, तो 42 मिनट में 42 पानी भर देगा। 42 मिनट में 42 पानी भर देगा एक पाइप। तो टैंक की कैपेसिटी 42 आ गई। अब तीनों मिलके इस टैंक को कितनी देर में भर देंगे? तो आप कहेंगे जी 42/1 + 4 + 9, 14 तिया 42, 3 मिनट में पूरे टैंक को भर। किसी को डाउट है तो बताओ। आसान सवाल था बहुत। ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं, जैसे कि ये कह रहा है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ x इज इंक्रीज बाई 37.5%, x 37.5% बढ़ जाता है, देन फाइंड परसेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। तो y में कितना परसेंट चेंज है ये बताना है। ठीक है, y में कितना परसेंट चेंज है ये बताना है। x y के व्युत्क्रमानुपाती है, इस बात का मतलब क्या है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये कह रहा है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, यानी x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट। ऐसे केस में क्या होता है? x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट। अब जब x और y कांस्टेंट है तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जैसे अगर मैं इस x को 2 ले रहा हूँ और y को 3, तो ये 2 और 3 है। अगर इसको 3 ले रहा हूँ और इसको 2 ले रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये अगर 2 से 3 हो रहा है तो ये 3 से 2 होगा। यानी पहले वाले को अगर बढ़ाओगे तो दूसरा वाला कम करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहे। तो जब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, x और y का मल्टीप्लिकेशन जब कांस्टेंट होता है तब हम ये कहते हैं कि x एंड y के रेशियो इनवर्स होंगे, यानी उल्टे होंगे।
इन्वर्स होंगे यानी उल्टे होंगे, ठीक है। एक्स और वाई के रेशियो क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे बड़े ध्यान से देखेंगे कि x को 37.5% बढ़ाया जाता है। 37.5% का मतलब क्या है, 3/8 x को। अब अगर मैं x को बढ़ा रहा हूँ, x को मैं 3 से 8 कर रहा हूँ x को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि y को 8 से 3 करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि y को कितना कम करना पड़ रहा है, 5 कितने पे, 8 पे। y को कितना कम करना पड़ रहा है, 5 8 पे। 100 पे कितना करना पड़ेगा, 5/8/100 कितना आ जाएगा। गलत तो नहीं किया हमने सवाल। इन्होंने कहा है कि x को 37.5%, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, x को 37.5% बढ़ाया जाता है, यानी 8 पे 3 बढ़ाया जाता है, 8 से 11 होता है x। 8 पे 3 बढ़ाया जाता है, 37.5% का मतलब 3/8, 8 पे 3 बढ़ाना यानी 11 करना, तो y कितना होगा, 11 से 8। y 11 से 8 है, तो ये कितना बचेगा, 3। 3/11 गुणा 100, 3/11 गुणा 100, और 3/11 गुणा 100 कितना होगा, 27.27%। यही उत्तर है इस सवाल का, 27.27% उत्तर है इस सवाल का। 1 रुपए के 38 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपए के संतरे बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। 1 रुपए के 38 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपए के कितने संतरे बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात क्लियर ना हो? तो देखिए अब क्या है कि आप खर्चा 1 रुपए ही कर रहे हैं, ये बात फिक्स है। आपका जो खर्चा है वो 1 रुपया है, फिक्स है। पहले भी आप बेच रहे थे और अभी भी आप बेच रहे हो, दोनों बेच रहे हो भाई, दोनों जगह बेच ही रहे हो, यानी 1 रुपया क्या है, एसपी है, या ये कह सकते हैं जो भी हमारे हाथ में आ रहा है खर्चा, कुछ भी जो आप कह सकते हो। अब ये एसपी कैसे होता है आपको भी पता है, एसपी निकलता कैसे? तो एसपी निकलता है भाई एक तरीके से सीपी का परसेंटेज ही है। ऐसे मत भी लिखो, चलो ऐसे लिखा रहने दो, 1 रुपया एसपी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एसपी पहले कितना था, आप बता सकते हो? फिक्स है अगर एसपी, तो पहले कितना था? तो आप कहेंगे कि पहले 40% की हानि हो रही थी, यानी कि 60% था, ठीक है। दोबारा में 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120%। पहले 60% था, अब 120% है। ये बात क्लियर है या नहीं, पहले बताओ। पहले 60% था, अब 120% है, यानी कितना है, 1/2। कितना है, 1/2। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। तो फिर आर्टिकल क्या होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल, क्योंकि आप समझो जो 1 रुपया बराबर है वो किसके है, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू 1 की एसपी, इसी के तो बराबर है। अब आपने कह दिया कि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो फिर इन दोनों का रेशियो आपस में इनवर्स होगा, इन दोनों का रेशियो आपस में इनवर्स होगा। 1 रुपया बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू एसपी, ठीक है। तो ये 60%, ये 120%, 1/2, ठीक है। तो कितना होगा ये, 2/1। बोलो भाई बात क्लियर है या नहीं? 2/1 उल्टा कर सकते हैं। पहले हम कितने आर्टिकल बेच रहे थे, 38, अब 1 की वैल्यू कितनी है, 19। यही आंसर है, यही आंसर है कि जो 1 रुपया है वो नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू एसपी है या नहीं। मान लेते हैं एक वस्तु की एसपी 2 रुपए है, 2 रुपए में बेच रहे हो, 3 सामान बेच रहे हो, तो 3 दूनी 6 रुपए का सारा सामान है। अब आप पहले भी 1 रुपए में ही बेच रहे थे, अभी भी 1 रुपए में बेचने की बात है, यानी टोटल खर्चा फिक्स है, लेकिन एसपी अलग अलग है। पहले 40% की हानि थी, यानी एसपी कितनी थी, 60%। अगर ऐसे सवालों में मान लेते हैं कि अब बहुत जबरदस्त तरीका है ये, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 रुपए होता, तो कोई बात नहीं, मैं पहले 1 रुपए में निकाल लेता कि भाई 1 रुपए में अब 19 बेचेंगे, 2 में 38 हो जाता, वहां पे भी आंसर। बोलो होता है नहीं होता?
एक धनराशि को एक निश्चित समय के लिए निवेश किया गया जिसे वह 7% की दर से 450 रुपये हो गई, परंतु उस वार्षिक ब्याज की दर अगर 5% होती तो वो 350 रुपये हो जाती। तो वो धनराशि और समय क्या है? जो बच्चा इस सवाल को बताएगा मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और घनचक्कर है जो इस सवाल को बताएगा। बहुत ध्यान से एक चीज समझने की जरूरत है कि एक धनराशि को एक निश्चित समय के लिए निवेश किया गया। मान लेते हैं कि वो धनराशि पी थी और पी जो है वो 7% पे और टी समय में 450 हो जाती है। पी 7% से टी समय में 450 हो जाती है। उसके बाद ये कह रहा है कि 5% पे टी समय में 350 हो जाती है, 350 हो जाती है। तब आप बता सकते हैं कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये 2% पे टी समय में 100 का अंतर पड़ता है? बोलो, कह सकता हूं? ये बात कह सकता हूं कि 2% टी टाइम में 100 रुपये ब्याज जनरेट करता है, 1% टी टाइम में 50 रुपये ब्याज जनरेट करेगा, वहीं 7% टी टाइम में 350 ब्याज जनरेट करेगा। देखिए, जो बच्चे सोचते हैं जिस बेसिक की वो तलाश में है या वो यहाँ वहाँ पढ़ेंगे भी, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप अपना समय खराब करेंगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आज मैं देखता हूँ काफ़ी बड़े बड़े शिक्षकों को देखता हूँ, क्लास में आते हैं, पहली क्लास मेंस की ले रहे हैं, एक सवाल आ गया एसएससी में पूछा हुआ, उसको लगाने लग गए, 15 मिनट लग गई, फिर बेसिक पे आ गए 1-x/100 पे। अगर आपने वीडियो देखते हो टीचर्स के तो मेरे पास वैसा वाला ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन ओरिएंटेड ज्ञान देता हूँ जो जीवन में किसी काम का है या जीवन में इम्प्लीमेंट हो सकता है। ऐसे ज्ञान से कुछ फायदा नहीं है जिसका हम फायदा ना उठा सकें। मान लेते हैं मुझे पूरी गणित आती है, बट मैं पेपर में सवाल जब करने की बारी आती है तो टीचर की तरह 1-x/100 करता हूँ। किसी भी टॉपर से पूछ लेना, जो लड़के सेलेक्ट हुए उनसे पूछ लेना कि अभिनय एकमात्र ऐसा टीचर है जिसको नया सवाल दे दो, पुराना सवाल दे दो, खचड़ा पुचड़ा कोई सवाल दे दो, उसका तरीका नहीं बदलेगा, वही तरीका रहेगा। या सवाल कितना भी नया हो, मैं अपने तरीकों में इतना कॉन्फिडेंट हूं और वही तरीके मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर आप सीख गए, अगर आप वही सोच लेके रहते रहे, रूढ़िवादी पुरानी सोच, मेरे को बेसिक बेसिक, तो उस बेसिक के चक्कर में सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा, 5 साल टहलते रहेंगे। इतना समझ लीजिए। तो इसीलिए अब मैं इसमें कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब मैं पी को 7% की दर से दे रहा हूं टी समय के लिए तो वो 450 बन रहा है। जब मैं पी को 5% की दर से टी समय के लिए दे रहा हूं तो वो 350 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? तो 2% कम होने पे 100 रुपये ब्याज कम हो जा रहा है, 1% पे 50 कम हो जाएगा, 7% पे 350 कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक तो यही है, इसके बाद आता है एक्स वाला मेथड। तो सबसे ज्यादा बेसिक यही है। तो अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात कह दी मित्र, बहुत बड़ी बातें तो मैं कभी कहता नहीं हूँ, बट एक मैंने छोटी सी बात यहाँ पे कह दी कि अगर 7% से 3.5 साल में, मतलब 30 साल में 350 रुपये ब्याज बनेगा तो फिर पी कितना होगा? 100 रुपये। पी 100 आ गया। अब आप खुद देख रहे थे कि पी 100 आ गया और 1% से आपने देखा है 1% से 30 साल में 50 रुपये ब्याज बन रहा है 100 पे। ये देख लो तेरा। आप मुझे खुद बताइए 1% से ब्याज कितना बनना चाहिए था? 1 बनना चाहिए था, 1 साल में, लेकिन 50 बनाए क्योंकि टी 50 साल, तभी ऐसा हो सकता। तो टी भी आ गया 50 साल और पी 100 आ गया। कई बार बच्चा गलती क्या कर देता है, डायरेक्ट 2% की वैल्यू 100 निकाल के 1% 50, 100% 5000 बोल देता है, प्रिंसिपल लगा के चलाया 5000। अरे पगले, टाइम भी तो है, टी वो भी तो देखो। पी 5000 कैसे हो सकता है जो 7% से 450 हो पा रहा है? आप उसे पहले से ही 5000 लेके चल रहे हो। अब या तो आप रद्दी हो या हम। छोटे छोटे सवाल ही पूछ रहा हूँ, कोई बहुत बड़े सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। आप ये देखिए, जैसे ये सवाल है, ये कह रहा है व्हाट परसेंट पर एनम बिल 12,500 अमाउंट्स टू 14,045 इन 2 ईयर्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बहुत ध्यान से, ये कह रहा है 12,500 रुपये 2 सालों में 14,045 हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालेंगे इसका, तो पता चला कि जी 5 से भाग किया तो ये 2500 2 साल में,
5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, 28। मैंने कहा ये 2 साल में है, अगर 1 साल में पता लग जाएगा तो मैं रेट बता सकता हूँ। तो आपने कहा 1 साल में निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि अंडर रूट लेना है। तो ये 50 का स्क्वायर है, ये 53 का स्क्वायर। तो ये 2 साल में 50 के स्क्वायर से 53 का स्क्वायर हो रहा है। 1 साल में कितना होगा? 50 से 53, यानी 50 से 53 होने का मतलब है कि 50 पे 3 ब्याज मिल गई 1 साल में, 3 इंटरेस्ट है, मानते हो? 50 पे मैंने आपको क्या समझाया था कि जो रेट होती है, रेट वो 100 पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है ये होती है। 100 पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है उसे हम रेट कहते हैं। यही बात हुई थी। तो 50 पे 1 साल में 3 मिल रहा है, तो आप बता सकते हैं 100 पे 1 साल में कितना मिलेगा? 6% रेट है। काफी लोगों ने निकाल दिया था और काफी नहीं निकाल पाए। ये सवाल बताओ समझ आया नहीं आया? जितना अभी पढ़ाया है, जो छोटी छोटी बातें बताई हैं, सिर्फ उसी पे सवाल पूछूंगा और कुछ नहीं पूछूंगा। मैंने कहा 12,500 रुपये 2 साल में 14,045 हो जाते हैं। 2 साल में 14,045 हो जाते हैं। तो 5 से भाग कर दिया तो 50 का स्क्वायर और ये 53 का स्क्वायर, ठीक है, 2 साल में। तो 50 से 53 हो रहा है 1 साल में, अंडर रूट ले लिया। 50 पे 3 ब्याज मिल रही है, तो 100 पे कितनी मिलेगी? 6। और 100 पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आप ये कह रहे हो कि इस साल 20 से 21 हुआ है 1 साल में, ये पहला साल है फर्स्ट, ये सेकंड, तो अगले भी 1 साल में 20 से 21 ही होगा, फिर अगले भी 1 साल में 20 से 21 होगा, अगले भी 1 साल में 20 से 21 होगा। एक तो ये चीज समझनी है। अगर आप कह रहे हो कि जी कोई चीज 2 साल में 5 से 6 हो रही है, 2 साल में, तो अगले 2 साल में भी 5 से 6 होगी, अगले 2 साल में भी 5 से 6 होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसे नहीं भी समझ पाए तो मैं ये लिखाना चाह रहा हूं कि इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इज ऑलवेज सेम। कोई नई बात नहीं है, पीछे वाली बात ही है, उसको और इलेबोरेट करके लिख दिया। अगर पहले 2 साल में प्रिंसिपल 10 से 20 हुआ है, किसी ने मुझे कह दिया कि पहले 2 साल में 10 से 20 है, डबल हो रहा है 2 साल में, तो मैं कहता हूं कि अगले 2 साल में भी डबल होगा, 40 हो जाएगा। ये बात समझनी है। हर्ष भाई सब कुछ समझ आएगा, मैं ज्यादा सवाल ही नहीं कराऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा आज की क्लास में। 25 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा? 25 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा? तो देखिए, अगर 25 संख्याओं का औसत 8 था और 12 से गुणा कर रहे हैं तो क्या करेंगे? एवरेज भी 12 से गुणा हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। देखो भाई, 702 रुपए राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से, देखो जब कभी इस तरीके का सवाल आता है, गलती फलती छोड़ो, तो हम कैसे करते हैं? मैंने लिखा राम, रमेश और नरेश। नाम कैसे हैं? कितना पुराना नाम है नरेश। नरेश मतलब राजा, रमेश मतलब घोड़ा चलाने वाला, राम मतलब भगवान राम, ठीक है। 1/3, 1/4, 1/3, 1/4, 1/6। मैंने कहा 12 ले लेते हैं एलसीएम। 3 चौक 12, 4 तिया 12, यानी अनुपात आ गया 4:3:2, ठीक है। अब इसने पता है क्या कहा कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, इस केस में किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ। तो अब हम क्या करते थे कि राशि तो एक ही है जो 702 बांटी जा रही है, यहां पे जो निकल के आ रही है राशि 4-3-2, वो 9 आ रही है। जब आप 3-4-6 के अनुपात में बांट रहे हो तब राशि 13 आ रही है। 6 और 4 10 और 3 13, 4 और 3 7 और 2 9।
मैंने कहा कि राशि को सेम कर लो, क्योंकि राशि एक ही है 702, तो इसको 13 से गुणा कर लो और इसको 9 से। तब आपको पता चला कि ऊपर वाले को 13 से करेंगे तो पहले आदमी को 52 रुपए मिलते थे, दूसरे को 39 मिलते थे और तीसरे को 26। इसको 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिया इसको 27 मिल रहे हैं, लाभ नहीं नुकसान हो रहा है। 9 चौक 36 मिल रहे हैं, नुकसान हो रहा है। और 9 छक्के 54 मिल रहे हैं। इन्होंने यही कहा है कि इसके अनुपात में बांट दिया गया था, गलती से इतने के अनुपात में कितना विभाजित करने के बजाय, देखो बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इतने 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 इट वाज डिवाइडेड इन इतने, इतने में बांटना था, इतने में बांट दिया, तो लाभ एक ही आदमी को हो रहा है और वो आदमी कौन है, ये। और कितने का हो रहा है इसको लाभ, आप देख सकते हैं 28 रुपए का। 28 का हो रहा है, किसको हो रहा है, तीसरे बंदे नरेश को हो रहा है। तो नरेश को एक ही ऑप्शन में, तो बस सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे, 13 निम्मा 117, 117 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 702, यानी 1 की वैल्यू 6 आ गई, 28 की कितनी होगी 168। ये उत्तर। जरूरत थी नहीं, फिर भी चाहो तो निकाल सकते हो। किसी को डाउट है तो बताओ। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, हमने 16 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 3:4 हो गया, और फिर अब 35 लीटर दूध निकाला तो अनुपात 2:5 हो गया। पानी की प्रारंभिक मात्रा बतानी है, क्या होगी। ठीक है, देखो एक बर्तन में क्या था, मिल्क था और वाटर था। ठीक है, 16 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 3:4 हो गया। 16 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 3:4 हो गया, हो सकता है कुछ भी। अब 35 लीटर दूध निकाल दिया, बदतमीज, कोई कैसे निकाल सकता है दूध, तो अनुपात 2:5 हो गया। मैं कह रहा हूं कि जब आपने दूध निकाला तो पानी सेम होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, सेम बना लिया मैंने। इसको 4 से गुणा किया, उसको 5 से। तो आप देख रहे हैं 15 से 8 रह गया, कितना दूध निकला है 7। 7 की वैल्यू 35 लीटर है। अगर यहाँ से 7 की वैल्यू 35 लीटर है तो कोरिया का बच्चा भी 1 की वैल्यू 5 लीटर निकाल सकता है। इन्होंने पूछा है पानी की प्रारंभिक मात्रा, मैं कह रहा हूँ 1 की वैल्यू 5 लीटर है तो 20 की कितनी होगी 100 लीटर। ये 100 लीटर पानी बेटा तब है जब 16 लीटर निकल चुका है, तो 16 निकलने से पहले कितना था 116 लीटर। क्या किसी को डाउट है इस सवाल को करने में, डाउट है किसी को? 96 कैसे बता रहे हो आप, बड़े पागल हो यार। क्या सच में 96 आ रहा है? 116 लीटर आ रहा है, हमारा तो नहीं आ रहा 96। देखो भाई, ए और बी के निवेश का अनुपात क्या है, टाइम का अनुपात क्या है 7:5, और 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या है, ये निवेश का अनुपात है, इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट का अनुपात क्या है 2:5। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है P/I। P/I बोले तो 2/7 और 1, यानी ये आ गया 2:7। 2:7 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि ए ने 6 महीने के लिए धन का निवेश किया था बेटा। अगर इसने 6 महीने के लिए किया, 2 की वैल्यू 6 महीने है, 7 की 21 महीने होगी। यही पूछ रहा है। क्या ये मेंस में पूछने लायक सवाल था? मैं पूछता हूं आपसे। देखो भाई, इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे कि n है, n बराबर 3 की घात 14 प्लस 3 की घात 13 माइनस 12। मैंने क्या किया, इसमें से 3 की घात 13 कॉमन ले लिया। आप गलती क्या कर रहे होंगे, 3 पूरे में से कॉमन ले रहे होंगे, ये आपकी गलती है। अब आपका 12 पूरे में से कॉमन आ जाएगा। 12 मतलब 4 यहाँ से और ये 3 यहाँ से, 3 की घात 12 माइनस 1। 3 की घात 12 माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 12, और 3 की घात 12 का मतलब कितना होता है, मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 6, यानी 729 का स्क्वायर माइनस 1, यही होगा। तो आपने देखा कि इसका एक फैक्टर 729 प्लस 1 भी होगा, यानी कि 730 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसा लग रहा है पढ़ के, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई भी कमी लगती है या कोई भी और डिमांड आपकी है कि ये टॉपिक आके मैं पढ़ाऊं,
तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। कोई टॉपिक ऐसा रह गया है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं आके पढ़ा दूंगा, लेकिन इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेना है और मैं जो बेस्ट आपके लिए कर सकता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।